गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज हम जो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो ज्योग्राफी का सेशन चल रहा है उसकी आज हम लास्ट क्लास लेकर आए हैं ज्योग्राफी की। इसके बाद हमारा ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम जितने भी जो MCQs हैं या फिर जो और सब्जेक्ट की वीडियो है वो ले आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए, जो भारत की मिट्टियाँ हैं उसको आज हम डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, बनते हैं यहाँ से। तो हमारी इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले जितने भी यूज़फुल वीडियो हैं वो आपको मिल सके आसानी से। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को आप शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की मिट्टियाँ। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको बोलते हैं ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों का उनकी प्रकृति और गुणों के आधार पर निम्नलिखित 8 प्रकारों में वर्गीकरण किया है। जो भारतीय जो ICAR है, उसने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों का उनकी जो प्रकृति है, जिस तरह से वो मिट्टी की प्रकृति और जिस तरह से उसके गुण हैं, उसके आधार पर निम्नलिखित 8 प्रकार की वर्गीकरण कराए। मतलब मिट्टियों को 8 भागों में बांटा है। कहने का मतलब ये है, किसने? ICAR ने। इसको बोलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, अब वो 8 प्रकार कौन कौन से हैं तो देख लीजिए। उनके जो गुण हैं, उनकी जो प्रकृति है, उसके आधार पर इन्होंने 8 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है जलोढ़ मिट्टी। इसको बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी को उर्वरक मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को ही उर्वरक मिट्टी बोला जाता है। इसका वितरण क्षेत्र कैसा है, कहाँ पाई जाती है? तो देखिए, उत्तरी विशाल मैदान, पूर्वी तट के डेल्टाओं और नदी घाटियों में ये मिट्टी पाई जाती है। सबसे उर्वरक शक्ति जो है वो इसी जलोढ़ मिट्टी में है, तो इसलिए इसको उर्वरक मिट्टी बोला जाता है। ये कहाँ पाई जाती है? तो उत्तरी विशाल मैदानों में पाई जाती है, पूर्वी तट के जो डेल्टा है के क्षेत्र हैं उनमें पाई जाती है, और नदी घाटियों में ये मिट्टी पाई जाती है। अच्छा, भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी का 40% है। भारत में सबसे ज़्यादा जो पाई जाने वाली मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है, जिसका परसेंट अगर देखा जाए तो 40% है। तो अच्छा खासा, बहुत अच्छा परसेंट है इस जलोढ़ मिट्टी का, और सबसे ज़्यादा ये उपजाऊ उर्वरक मिट्टी है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, ICAR ने भारत की मिट्टियों का उनकी प्रकृति एवं गुणों के आधार पर निम्नलिखित 8 प्रकारों से वर्गीकरण किया है। जलोढ़ मिट्टी को ही उर्वरक मिट्टी बोला जाता है। वितरण क्षेत्र क्या है? उत्तरी विशाल मैदान, पूर्वी तट के डेल्टा और नदी घाटियों में ये मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी होती है। इसका प्रतिशत कितना है? 40%। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, जो जलोढ़ मिट्टी है उसकी प्रकृति कैसी है। तो नदियों द्वारा वाहित और निक्षेपित अवसाद से ये मिट्टी बनी है। ये मिट्टी आई कहाँ से है? तो ये नदियों द्वारा वाहित, मतलब नदियों द्वारा बहकर आई है, और निक्षेपित अवसाद से ये मिट्टी बनी है। ये नदी कछारों में पाई जाती है। ये नदी कछारों में पाई जाती है, मतलब जो नदी कछारे होती हैं उसमें पाई जाती है ये मिट्टी, इसलिए इसे कछारी मिट्टी भी कहते हैं। अब देखिए, इसे किस किस नाम से जाना जाता है? इसे उर्वरक मिट्टी के नाम से जाना जाता है, इसे जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है, और कछारी मिट्टी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, अब भी देखिए इसके प्रकार हैं। ये तो प्रकृति हो गई इसकी, अब प्रकार देखिए। तो इसे खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी भी बोलते हैं। जलोढ़ मिट्टी को ही खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी बोला जाता है। खादर मिट्टी बोला जाता है नवीन जलोढ़ को। जो नवीन जलोढ़ है उसको खादर मिट्टी बोला जाता है, और जो बांगर मिट्टी है उसको पुरानी जलोढ़ बोला जाता है। अब ऐसे कंफ्यूज हो जाओ कि खादर और बांगर में, तो बांगर से याद रखना बासी। बासी, बासी मतलब पुरानी, कहते ना, बासी रोटी खा ली तो मतलब पुरानी रोटी खा ली, तो इसको याद रखना, बांगर से बासी। तो ये पुरानी जलोढ़ है, और खादर कैसी है? नवीन जलोढ़ है। जलोढ़ मिट्टी के कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आपको याद रखना होगा। कैसे भी करके पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है। इसको उर्वरक मिट्टी भी कहते हैं। ये उपजाऊ मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है, कछारी मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है, और खादर और बांगर के नाम से भी जानी जाती है। खादर जो है वो नवीन जलोढ़ है, और बांगर जो है वो पुरानी जलोढ़ है। ठीक है, अब इसका गठन कैसे हुआ? तो बुलई दोमट से चिकनी मिट्टी, पश्चिम में अधिक बुलई है, जबकि गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र घाटी में अपेक्षाकृत मृणमयी क्ले अधिक है। मतलब जो बलुई जो दोमट है उससे चिकनी मिट्टी, पश्चिम में अधिक बलुई मतलब
है, जबकि गंगा के जो मैदान है और जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है उसमें क्ले अधिक है, उसमें अपेक्षाकृत जो मृणमयी जो क्ले है वो अधिक पाई जाती है। तो ठीक है, समझ में आ गया आपको ये जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, इसकी प्रकृति क्या है, इसके प्रकार क्या है, इसका गठन कैसे हुआ है। अब काली मिट्टी के बारे में बात करी जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी जो है ये इसका काली होने का मतलब कारण क्या है, तो टिटनेफेरस मैग्नेटाइट, टिटनेफेरस मैग्नेटाइट के कारण काला रंग होता है। टिटनेफेरस मैग्नेटाइट क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए काली मिट्टी का रंग काला क्यों है, तो टिटनेफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका काला रंग होता है। अच्छा, क्षेत्र कहाँ कहाँ ये मिट्टी पाई जाती है, तो दक्कन के पठार में, दक्कन का पठार जिसमें महाराष्ट्र का विदर्भ, दक्षिण पूर्वी एरिया, गुजरात का एरिया, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा का पठार, उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी आंध्र प्रदेश और उत्तर पश्चिम तमिलनाडु आते। मतलब सोचिए काली मिट्टी का निर्माण बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, साउथ में तो है ही और पश्चिम में भी है, पूर्व में भी है। तो दक्कन का पठार में काली मिट्टी पाई जाती है जिसमें महाराष्ट्र आ गया, का विदर्भ आ गया, दक्षिण पूर्वी गुजरात भी आ गया, दक्षिण पूर्वी राजस्थान भी आ गया, पश्चिम मध्य प्रदेश के मालवा का पठार आ गया, उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी आंध्र प्रदेश और उत्तर पश्चिम तमिलनाडु आते हैं। ठीक है, तो यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी का सबसे अधिक जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। काली मिट्टी का जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र है वो महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब काली मिट्टी के पॉइंट्स देख लीजिए। तो इसको कपासी मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है, इसमें कपासी मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है। मतलब काली मिट्टी को ही कपासी मिट्टी कहा जाता है, याद रखिएगा। कपासी मिट्टी और ज्वालामुखी मिट्टी भी काली मिट्टी को कहते हैं। कपासी मिट्टी, ज्वालामुखी मिट्टी, क्योंकि ये मिट्टी जो है काली मिट्टी, ये ज्वालामुखी से ही निर्मित हो रही है, तो इसे कपासी मिट्टी भी बोलेंगे और ज्वालामुखी मिट्टी भी बोलेंगे। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। देखिए बन गया यहाँ से क्वेश्चन। काली मिट्टी को चरनोजम मिट्टी भी बोलते हैं, काली मिट्टी को चरनोजम मिट्टी बोलते हैं। और भाई जरा बताइए कि जो आपकी जलोढ़ मिट्टी है उसको किस किस नाम से जाना जाता है, ज़रा जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं ज़रा बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि जो कछारी मिट्टी किसको कहा जाता है, बांगर पुरानी है या खादर पुरानी है, ज़रा बताइए जल्दी से। ठीक है, तो काली मिट्टी को चरनोजम मिट्टी भी बोला जाता है। क्षेत्रफल इसका है 28.08। और जलोढ़ मिट्टी कितनी % है भारत के अंदर, बताइए ज़रा कमेंट सेक्शन में। क्षेत्रफल जो है काली मिट्टी का वो 28.08% है। काली मिट्टी को चरनोजम मिट्टी बोलते हैं। प्रकृति कैसी है इसकी, चिकनी है और चिपचिपी है। प्रकृति कैसी है, चिकनी है और चिपचिपी है। फसल इससे क्या क्या उगाए जाते हैं, तो कपास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मिट्टी है ये काली मिट्टी। सोयाबीन उत्पादक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दलहन मतलब दालों की खेती के लिए ये उपयुक्त है चिकनी मिट्टी, ठीक है ना, जिसको काली मिट्टी बोला जाता है। अन्य नाम इसको रेगुर और कन्हार बोला जाता है। अन्य नाम इसका रेगुर मिट्टी और कन्हार मिट्टी। तो काफ़ी सारे नाम हैं इसके भी। क्या क्या नाम है, एक तो रेगुर मिट्टी, एक कन्हार मिट्टी, चरनोजम मिट्टी, काली मिट्टी, ज्वालामुखी मिट्टी, है ना, बहुत सारे नाम इसके भी है। कपासीय मिट्टी। तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं कि काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी का रंग काला क्यों है, तो टेटनाफेरस मैग्नेटाइट के कारण है काला रंग है। क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो दक्कन का पठार है जिसमें महाराष्ट्र का विदर्भ आ गया, तो दक्षिण पूर्वी गुजरात आ गया, दक्षिण पूर्वी राजस्थान आ गया, पश्चिम मध्य प्रदेश के मालवा का पठार आ गया, उत्तरी कर्नाटक आ गया, उत्तरी आंध्र प्रदेश आ गया, उत्तर पश्चिम तमिलनाडु आते हैं। अगर क्वेश्चन आपका इतना लंबा इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, तो महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है, यहाँ से बनेगा। कपासी मिट्टी की जलधारण क्षमता सबसे अधिक होती है, जलधारण क्षमता जो होती है इसकी सबसे अधिक होती है। कपासी मिट्टी और ज्वालामुखी मिट्टी भी काली मिट्टी को ही कहते हैं। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। काली मिट्टी को चरनोजम मिट्टी भी कहते हैं। क्षेत्रफल इसका 28.08% है। प्रकृति इसकी चिकनी और चिपचिपी है। फसल कैसा है, कपास उगाई जाती है, सोयाबीन उत्पादक है, दलहन की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। अन्य नाम कैसे हैं, रेगुर मिट्टी है और कन्हार मिट्टी है। निर्माण कैसा हुआ है इसका, बेसाल्ट या लावा के अपक्षय से हुआ है। बेसाल्ट या लावा के अपक्षय से हुआ है। तो ठीक है, समझ में आ गया आपको जो जलोढ़ मिट्टी है और काली मिट्टी है, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए
लाल एवं पीली मिट्टी। अब लाल एवं पीली मिट्टी के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो वितरण हुआ है ये अरावली क्षेत्र से हुआ है। अरावली क्षेत्र तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में महानदी का मैदान है, वहाँ से इस मिट्टी का जो वितरण क्षेत्र है, यहाँ ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अरावली क्षेत्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में महानदी के मैदान में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। अच्छा, इसका निर्माण कैसे हुआ है लाल पीली मिट्टी का? तो ग्रेनाइट और नीज के विखंडन से हुआ है। ग्रेनाइट और जो नीज है उसके विखंडन से हुआ है। क्वेश्चन बहुत जब डीपली पूछेगा तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि बताइए कि लाल मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है। तो लाल मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो ग्रेनाइट और नीज के विखंडन से हुआ है। काली मिट्टी का रंग काला कैसे था, उसका निर्माण कैसे हुआ है? तो टेक्नीफेरस मैग्नेटाइट के कारण हुआ है। और जो लाल मिट्टी का हुआ है वो ग्रेनाइट और नीज के विखंडन से हुआ है। देखिए बच्चों, एक एक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रहे हैं बहुत ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। तो लाल मिट्टी और पीली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? तो जो आपका ग्रेनाइट है और नीज के विखंडन से हुआ है। अच्छा, अब चौथी मिट्टी देखिए, लैटराइट मिट्टी। ये चाय की खेती के लिए होती है। लैटराइट मिट्टी जो होती है चाय की खेती के लिए होती है। इसका वितरण क्षेत्र देखिए तो पूर्वी और पश्चिमी घाट है। पूर्वी और पश्चिमी घाट है, राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, केरल है, कर्नाटक है, उड़ीसा की पठारी भाग है। भारत में लैटराइट मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र केरल में है। इसको याद रखिएगा कि लैटराइट मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये केरल में है। इसका निर्माण कैसा हुआ है? तो उष्ण कटिबंधीय अधिक वर्षा के कारण क्ले, चूना और रेत के जो कण होते हैं वो बह जाते हैं तथा लोहे के ऑक्साइड तथा एल्युमिनियम के यौगिक बचे रहते हैं। उच्च तापमान में पनपने वाले जीवाणु द्वारा ह्यूमस को नष्ट कर दिया जाता है। तो इससे ये लैटराइट मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। कैसे होता है? उष्णकटिबंधीय अधिक वर्षा के कारण क्ले, चूना और रेत कण बह जाते हैं तथा लोहे का जो ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक बचे रहते हैं। उच्च तापमान में पनपने वाले जीवाणु द्वारा ह्यूमस को नष्ट कर दिया जाता है। यहाँ से इसका निर्माण होता है। प्रकृति कैसे इसकी? अम्लीय है। प्रकृति कैसी है लैटराइट मिट्टी की? अम्लीय है। चलिए अब नेक्स्ट मिट्टी को देखा जाए तो शुष्क मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी। देखिए वैसे तो जो इम्पोर्टेंट मिट्टियां हैं जिनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वो एक जलोढ़ मिट्टी हो गई, एक काली मिट्टी हो गई, एक लाल पीली मिट्टी हो गई और एक लैटराइट मिट्टी हो गई। ये 4 मिट्टियां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन फिर भी जो 8 मिट्टियां यहाँ पर बताई गई हैं उसको भी देख लीजिए आप। कभी कभी यहाँ से भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट तो सभी है। शुष्क मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी, इसका वितरण क्षेत्र क्या है? मरुस्थलीय, तो मरुस्थल में ये जैसे राजस्थान में है, सौराष्ट्र में है और कच्छ और हरियाणा में है। ये यहाँ सब मरुस्थलीय जगह हैं। तो राजस्थान में है, सौराष्ट्र में है, कच्छ और हरियाणा में है। गठन कैसा हुआ है इसका? ये बलुई मिट्टी से हुआ है, पानी की कमी से हो गया है इसका। शुष्क मिट्टी, शुष्क नाम है, यहाँ पे पानी वानी का तो कुछ है ही नहीं हिसाब। तो ये बलुई मिट्टी से हुआ है, पानी की कमी के कारण हुआ है। रासायनिक संरचना कैसी है इसकी? इसमें लोहा और फॉस्फोरस की अधिकता होती है। इसमें लोहे और फॉस्फोरस की अधिकता होती है। नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, याद रखिएगा। इसमें लोहा और फॉस्फोरस की अधिकता होती है और नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, ठीक है। फसल कौन सी उगाई जाती है इसमें? ज्वार, बाजरा आदि मोटे अनाज जो होते हैं वो शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी में उगा लिए जाते हैं। क्या? ज्वार, बाजरा आदि मोटे अनाज। तो तभी तो ज्वार और बाजरा है ये राजस्थान में पैदा होता है। राजस्थान मरुस्थलीय जगह है ना, तो ज्वार और बाजरा जो है वो आदि जो मोटे अनाज होते हैं वो यहाँ शुष्क मिट्टी में उत्पादन इसका हो जाता है। अच्छा, इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है व्यापक अपरदन से। व्यापक अपरदन से इसका निर्माण हुआ है। एक बार फिर देख लीजिए शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी को। तो शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी जो है इसका वितरण क्षेत्र राजस्थान है, सौराष्ट्र है, कच्छ है और हरियाणा है। गठन कैसे हुआ इसका? ये बलुई मिट्टी है, पानी की कमी के कारण इसका गठन हुआ है। रासायनिक संरचना के बारे में बात की जाए तो इसमें लोहा और फॉस्फोरस की अधिकता होती है और नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। फसल कौन सी उगाई जाती है? तो ज्वार, बाजरा आदि जो मोटे अनाज है वो उगाए जाते हैं। निर्माण कैसे होता है इसका? तो व्यापक अपरदन से इसका निर्माण होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट मिट्टी के बारे में बात की जाएगी तो ये है लवड़ीय मिट्टी। लवड़ीय मिट्टी वितरण क्षेत्र क्या है इसका? तटीय क्षेत्रों में है, गुजरात में है, पूर्वी तट में है और सुंदरवन में है। तटीय क्षेत्रों में है, गुजरात में है, पूर्वी तट में है और सुंदरवन क्षेत्र में लवड़ीय मिट्टी पाई जाती है। निर्माण कैसे हुआ है? समुद्र तटीय इलाकों में उच्च ज्वार के
ज्वार के समय समुद्र के जो खारे जल का भूमि पर फैल जाने से ये मिट्टी बनी है। कैसे बनी है? समुद्र तटीय इलाकों में जो ज्वार है, उच्च ज्वार के समय समुद्र के जो खारे जल की भूमि, खारे जल जो है वो भूमि पर फैल जाता है, वहाँ से इसका निर्माण हो गया है। तभी इसको लवणीय मिट्टी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर नमक ज़्यादा है, मतलब खारा है, ये खारी मिट्टी है। गठन कैसे हुआ है इसका? बलुई और दोमट से हुआ है। संरचना कैसी है? सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के लवणों की अधिकता होती है इसमें। सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के लवणों की अधिकता होती है। नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है इसमें। नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है इसमें। ठीक है। प्रकृति कैसी है इसकी? क्षारीय है। प्रकृति इसकी क्षारीय है। फसल कौन कौन से? बरसीम, धान, अमरूद और आंवला आदि कहाँ पे पाया जाता है? लवणीय मिट्टी में। याद रखिएगा, बरसीम, धान, अमरूद और आंवला कहाँ पाया जाता है? लवणीय मिट्टी में पाया जाता है। वितरण क्षेत्र क्या है इसका? तटीय क्षेत्रों में, गुजरात में, पूर्वी तट और सुंदरवन में। निर्माण कैसे हुआ है? समुद्र तटीय इलाकों के उच्च ज्वार के समय समुद्र के खारे जल का जो भूमि पर फैल जाने से, मतलब जो पानी चला जाता है, जो खारा जो जल है वो वहाँ रुक जाता है उसके नमक के फॉर्म में, तो वहीं से इसका निर्माण होता है। गठन कैसे हुआ है इसका? बलुई और दोमट से। संरचना इसकी सोडियम है, पोटेशियम है और मैग्नीशियम के लवणों की अधिकता होती है। नाइट्रोजन और चूने की कमी भी होती है इसमें, लवणीय मिट्टी में। और प्रकृति इसकी क्षारीय है और फसल उगाई जाती है बरसीम, धान, अमरूद और आंवला। ठीक है। चलिए अब पीटमय मिट्टी के बारे में बात की जाती है। तो पीटमय मिट्टी जो है वो, इसका वितरण क्षेत्र है जो है वो अल्मोड़ा है, सुंदरवन का डेल्टा है, केरल का एलवी क्षेत्र है। कौन कौन सा वितरण क्षेत्र है पीटमय मिट्टी का? तो अल्मोड़ा है, सुंदरवन डेल्टा है, केरल है और एलवी क्षेत्र, केरल का एलवी क्षेत्र है। निर्माण कैसे हुआ है? दलदली क्षेत्रों में काफ़ी अधिक मात्रा में जैविक पदार्थों के जमाव से ये मिट्टी बनती है। कैसे? दलदली क्षेत्र है कोई, तो उसमें काफ़ी अधिक मात्रा में जो जैविक पदार्थ हैं कि उसमें जमाव हो जाता है, तो इस मिट्टी का निर्माण होता है पीटमय मिट्टी का। संरचना कैसी है? तो 40 से 50% तक ह्यूमस होता है इसमें, 40 से 50% तक ह्यूमस होता है। प्रकृति कैसी है इसकी? अम्लीय है, ह्यूमिक एसिड कहीं कहीं क्षारीय होती है। ह्यूमिक अम्ली वैसे तो अम्लीय होती है, लेकिन कहीं कहीं क्षारीय भी होती है। रंग कैसा इसका? गाढ़ा और काला होता है। रंग कैसा इसका? गाढ़ा और काला होता है। फिर से देख लीजिए पीटमय मिट्टी को। वितरण क्षेत्र इसका अल्मोड़ा है, सुंदरवन डेल्टा है, केरल का एलवी क्षेत्र है। निर्माण कैसे होता है? दलदली क्षेत्रों में काफ़ी अधिक मात्रा में अधिक पदार्थों के जमाव से ये मिट्टी बनती है। संरचना कैसी हुई है? 40 से 50% तक ह्यूमस होता है। प्रकृति इसकी अम्लीय है, ह्यूमिक एसिड, और कभी कभी ये क्षारीय भी होती है कहीं कहीं। और रंग इसका गाढ़ा और काला होता है। ठीक है। चलिए लास्ट मिट्टी पर चलते हैं। वन क्षेत्र की या पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी कौन सी होती है? तो वितरण क्षेत्र कैसा है इसका? वितरण क्षेत्र इसका पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्र हैं। वन क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्र, जो पर्वतीय मिट्टी जो है, इसका वितरण क्षेत्र जो पर्याप्त मात्रा में वन क्षेत्र है, पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्र है, जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, वो इसका वितरण क्षेत्र है। गठन कैसे हुआ है? घाटियों की वन मिट्टी में जैव तत्व और ह्यूमस की अधिकता होती है, लेकिन पहाड़ी ढलानों में ह्यूमस कम होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि पहाड़ी इलाकों में ह्यूमस कम होता है। ये नई मिट्टी होती है जो निर्माण की प्रक्रिया में है। ये नई मिट्टी होती है जो निर्माण की प्रक्रिया में है। ये कौन सी मिट्टी है? पर्वतीय मिट्टी है। प्रकृति कैसी है इसकी? अम्लीय है। देखिए प्रकृति वगैरह के बारे में, कौन सी अम्लीय है, कौन सी क्षारीय है, कौन सी लवणीय है, उसको ध्यान रखिएगा। निर्माण कैसे होता है इसका? पर्वतों के अपरदन और वनस्पतियों के अवशेषों से। पोटाश, फॉस्फोरस और कैल्शियम की कमी होती है यहाँ पर। पोटाश, फॉस्फोरस और कैल्शियम की कमी होती है। अब देखिए इसमें फसल कौन सी उगाई जाती है? तो सेब, चाय, कहवा, मसाले आदि। इसमें पर्वतीय क्षेत्र है ये कि कौन कौन से फसल उगाई जाती है? तो सेब, चाय, कहवा, मसाले आदि। बागवानी फसलों के लिए उपयुक्त है। जो बागवानी फसलें होती है ना,
बगीचे वगैरह की बागवानी करने के लिए, तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, वन क्षेत्र या पर्वतीय मिट्टी, तो वितरण क्षेत्र इसका पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्र हैं। गठन इसका हुआ है घाटियों की वन मिट्टी में जैव तत्व और ह्यूमस की अधिकता होती है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में ढलानों में ह्यूमस कम होता है। ये नई मिट्टी होती है जो निर्माण की प्रक्रिया में है। प्रकृति इसकी अम्लीय है। निर्माण इसका पर्वतों के अपरदों और वनस्पति के अवशेषों से हुआ है। पोटाश, फास्फोरस, कैल्शियम की कमी होती है। फसल इसकी है सेब है, चाय है, कहवा, मसाले आदि, और बागवानी फसलों के लिए ये उपयुक्त है। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए ज़रा एक नज़र देख लीजिए इसको, मिट्टी और फसल उपयुक्तता। जैसे मिट्टी और फसल, जैसे जलोढ़ मिट्टी जो है गहन खेती के लिए इम्पॉर्टेंट है, काली कपास के लिए है, लाल पीली धान के लिए है, वनीय मिट्टी जो है कॉफ़ी काजू मसाले के लिए है, मरुस्थलीय शुष्क मिट्टी जो होती है ज्वार बाजरा मतलब मोटे अनाज के लिए है, और लवणीय मिट्टी जो है अनुपजाऊ बरसीम आंवला और अमरूद के लिए है। तो ये बस एक सरसरी निगाह से ये बता दिया है कि कौन सी मिट्टी कहाँ किस फसल के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर हमारा जितना भी ज्योग्राफी का सेशन था, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, वो सारे हमने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए जो MCQs हैं वो भी लेकर आएंगे इससे संबंधित, जिससे आपका जितना भी सिलेबस है, वो जितना भी ज्योग्राफी का अब तक हमने वीडियो बनाई है, उससे आपको एक टेस्ट के तौर पर आप बताएं कि हाँ भाई मैंने इतना पढ़ लिया है, आप अपनी तैयारी को चेक कर सकें, है ना। तो अब नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है उसको लेकर आएंगे हम, ठीक है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले तो आप जल्दी से जाके चैनल को हमारी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी हो, तो हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को आप लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।